हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 10th का 7th पार्ट। और आज हम अपने बचे हुए 3 कॉन्सेप्ट्स को कवर कर देंगे, दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। अगेन आई होप कि आपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया होगा एंड तब आप आगे इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर कि आप उनको पढ़ लें एंड तभी इन आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को समझें, ठीक है? तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पे। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको उसकी रीडिंग लगाते हैं और समझते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज़ एडिड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बेसिकली जो भी हम बिजनेस ऑपरेशन करते हैं वहाँ से जो भी हमें पैसा आता है वो हमारा रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज़ लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट। और रेवेन्यू कब रियलाइज होता है? रेवेन्यू तब रियलाइज होता है जब हमने सामान बेच दिया, परचेजर को उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी और वो लायबल हो गया है हमें पेमेंट करने के लिए। तो पहली चीज़ क्या है कि हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है और अब वो लायबल है पेमेंट करने के लिए। तो इस वाले पॉइंट को याद रखेंगे कि रेवेन्यू रियलाइज कब होता है। अब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसीट ऑफ कैश। रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा इज रिकॉग्नाइज ऑन द टाइम बेसिस। अब देखो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू है जो भी हमने बिजनेस में ऑपरेशन करे, जो भी हमने बिजनेस करा अपना, उससे जो भी हमें इनकम जनरेट हुई वो हमारा रेवेन्यू है। अब या तो हमने सेल परचेज करी होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, या फिर हमें कोई रेंट या फिर कोई ऐसी इनकम आई होगी जो हमारे सर्विसेज के अगेंस्ट है, ठीक है बेसिकली। तो गुड्स के केस में हमें अपनी बुक्स में रेवेन्यू को कब लिखना है? गुड्स के केस में हमें रेवेन्यू को अपनी बुक्स में तब लिखना है जब हमने उन गुड्स की जो ओनरशिप है वो परचेजर को ट्रांसफ़र कर दी। एंड द सेकेंड थिंग दैट परचेजर इज नाउ लाइबल टू पे द अमाउंट अगेंस्ट दोज गुड टू अस। तो गुड्स के केस में रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करना है जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, और सर्विसेज के केस में या इनकम के केस में हमें तब रेवेन्यू को या इनकम को रिकॉग्नाइज करना है जब वो उसका एक्चुअल टाइम हो। जैसे कि आज हमें रेंट रिसीव हुआ तो आज हमें रेवेन्यू आया तो आज टाइम के बेसिस में हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। आज हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो आज टाइम के बेसिस में हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। कमीशन हमें आज रिसीव हुई तो टाइम के बेसिस पे हम कमीशन को आज रिकॉर्ड कर देंगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें बताता है कि देन व्हेन वी हैव टू इंक्लूड द रेवेन्यू इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मूविंग फॉरवर्ड, इस कंसेप्ट के कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या मतलब? एक्सेप्शन मतलब वहाँ वो चीज़ें जहाँ पर ये कंसेप्ट फॉलो नहीं होता। तो जहाँ पर ये कंसेप्ट फॉलो नहीं होता वो है पॉइंट जैसे कि सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। जब हमने सामान को बेचा, हमने उसको इंस्टॉलमेंट पे बेचा, मतलब हमने जब सामान को बेचा तो हमें पेमेंट एक साथ रिसीव ना होकर इंस्टॉलमेंट में रिसीव हुई, ठीक है? जैसे कि जनरली हम क्या करते हैं आजकल, फाइनेंस पे चीज़ों को परचेज़ कर लेते हैं ना, बजाज से फाइनेंस करा लेते हैं चीज़ों को। तो वो क्या है? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे चीज़ों को खरीदना या बेचना। तो इस बेसिस पे हम कब अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे? हम तब अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को कलेक्ट कर लेंगे। ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हो गई। अब जैसे मैंने आईफोन लिया लेकिन इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, तो आईफोन का ओनर तो मैं हूँ, लेकिन आईफोन से रिलेटेड अभी पूरा कैश यहाँ पर सेल्समैन को रिसीव नहीं हुआ, तो ये पूरे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज अभी नहीं करेगा। जैसे जैसे मैं इसको इंस्टॉलमेंट पे करता रहूँगा वैसे वैसे ये अपने रेवेन्यू को उस बेसिस पे रिकॉर्ड करता रहेगा। सेम गोज़ विद द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जैसे हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अब तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो एक साथ में बन जाती है, एक महीने के अंदर बन जाती है। इट टेक्स टाइम फॉर दैट बिल्डिंग टू गेट कंप्लीट। तो हम जितने भी पार्ट्स में वो बिल्डिंग को बनाते हैं, जिस जिस हिसाब से वो पार्ट फिनिश होता रहता है उस हिसाब से हम उस पार्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते रहते हैं। तो द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इज कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू। जो पार्ट कंप्लीट हुआ, जैसे फॉर सपोज हम 6 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, एक फ्लोर को बनने में पूरा 1 साल लग गया पूरा कंप्लीट होने में। तो जैसे एक फ्लोर कंप्लीट हुआ, हमने इसको रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया, भले ही दूसरा आधा कंप्लीट हो चुका है बट इसको नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ओनरशिप की भी बात नहीं आई, यहाँ पे टाइम की भी बात नहीं आई, यहाँ पे क्या आया? कंप्लीशन को कंसीडर किया। तो ये एक्सेप्शन होगी टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज माइनिंग रेवेन्यू। इन केस ऑफ माइनिंग, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन द प्रोडक्शन इज मेड इवन दो सेल हैज़ नॉट येट बीन मेड।
अब हमने माइनिंग करी, माइनिंग करके हमने डायमंड निकाल दिया या गोल्ड निकाल दिया, कुछ भी निकाल दिया, ऑल्दो अभी हमने उसको नहीं बेचा, लेकिन फिर भी हम उसको एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि वो हमारी, हमने कहीं ना कहीं उस पर एक्स्ट्रा काम करके उसको बेचना ही है। तो हम बोलते हैं माइनिंग को भी उसका एक्सेप्शन बनाते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, और उसको उसी टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं एज अ रेवेन्यू, इवन दो उसकी सेल हुई नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट दिस कॉन्सेप्ट इज मस्ट। ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपने नेट प्रॉफिट को करेक्टली डिटरमाइन कर सकें। मतलब जितनी भी हमने खर्चे किए हैं किसी भी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, वो उनके अगेंस्ट ही चार्ज होने चाहिए। मतलब जैसे फॉर सपोज अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो ट्यूशन पढ़ाने से मेरे को जो भी फीस रिसीव होती है, तो इसके अगेंस्ट जो भी खर्चे मैंने किए हैं, जैसे कि मैंने चेयर्स लगाई होंगी, जैसे कि मैंने एक रूम लिया होगा रेंट पे, मतलब एक क्लास रूम लिया होगा रेंट पे, मैंने बोर्ड लिया होगा, या मैंने जो भी खर्चा किया, तो वो इस रेवेन्यू के अगेंस्ट ही एडजस्ट होना चाहिए। तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो भी खर्चा आप कर रहे हो किसी भी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, आप उस खर्चे को उस पर्टिकुलर रेवेन्यू के आगे ही चार्ज करोगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन इन द पीएल बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, भले ही हमने वो उसका फ़ायदा ले लिया, हमने आगे, अब जैसे एक बिल्डिंग है जिसको हमने रेंट पे लिया, और उस बिल्डिंग में हम अपनी बिजनेस को करते हैं, वहाँ से हम अपनी सेल परचेज करते हैं, तो सेल करने से हमें रेवेन्यू तो जनरेट हुआ, लेकिन हमने उसका रेंट पे नहीं किया, तो ये खर्चा उस रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो हम इस खर्चे को भले ही वो आउटस्टैंडिंग है दिखाएंगे पीएल में। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर शोन इन द पीएल बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट शोन इन पीएल बिकॉज बेनिफिट विल बी डिराइव्ड इन द फ्यूचर ईयर्स। जो खर्चा हमने एडवांस में पे कर दिया उसको हम नहीं दिखाएंगे, उसको हम पीएल में से रिमूव कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू होगा, उससे रिलेटेड जो भी हमें फायदा जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द नेक्स्ट ईयर, दैट टू द अपकमिंग ईयर। तो हम उसको बैलेंस शीट में एक एसेट की तरह शो करते हैं कि अभी हमारे पास ये एसेट पड़ी है, क्योंकि हमने इसका फायदा इन फ्यूचर ईयर लेना है। क्योंकि एसेट क्या होती है? जिनसे हम बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं इन दी फ्यूचर ईयर्स, तो इसलिए हम उसको पीएल में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लोजिंग स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन द नेक्स्ट ईयर। क्यों क्लोजिंग स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर? बिकॉज उससे रिलेटेड सारी कॉस्ट हम इनकर कर चुके हैं और रेवेन्यू आना बाकी है, इसलिए हम उसको अगले साल लेके जाते हैं, ताकि हम उसको अगले साल चार्ज कर सके उस सेल के साथ, जब हम उसको सेल आउट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडिड इन द रेवेन्यू एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू। जो अभी मिलनी है, जिनके ऊपर हम खर्चा कर चुके हैं, जो अभी हमें रिसीव नहीं हुई, उनको हम करंट पीरियड में ही लाएंगे। लेकिन अभी जिन पे हमने खर्चा नहीं किया, या फिर अभी हमने करा नहीं है कुछ भी एक्सपेंस, लेकिन हमें एडवांस में रिसीव हो गई, तो उसको हम लाइबिलिटी साइड लेके जाते हैं, पीएल में नहीं दिखाते, इसलिए उसको डिडक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, सिर्फ दोज एक्सपेंसेस आर टू बी इंक्लूडेड इन दी अकाउंट्स या चार्ज टू दी रेवेन्यू जो करंट पीरियड में ही हुए हैं, उनके अगेंस्ट ही हमें एक्सपेंसेस को चार्ज करना है। दिस इज व्हाट द मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज। Now we come to the last principle, that is the objectivity concept। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बात करी गई है कि आप जो भी अकाउंट्स बनाओ उसको ऑब्जेक्टिव रख के बनाओ अपने दिमाग में। मतलब आपका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी मैनेजमेंट की उसमें बायसनेस नज़र आ रही हो, अकाउंटेंट की बायसनेस नज़र आ रही हो कि उसने अपनी मर्जी से उसको इन्फ्लुएंस कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ताकि प्रॉफिट दिखे। मैनेजमेंट ने आउटसाइडर्स को दिखाने के लिए उसको इन्फ्लुएंस कर दिया ताकि उसमें प्रॉफिट दिखे और बाहर के लोग उसमें इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी द ऑब्जेक्टिव nature that should be followed while preparing the financial statements। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल व्हेन ईच ट्रांजेक्शन इज़ वेरीफाइड बाय अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है आप अगर हर एक एंट्री के साथ एक उसका वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट अटैच करो। अगर आप उसका एक वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट अटैच करोगे तो ये ऑब्जेक्टिविटी दर्शाएगा कि आपकी हर एक एंट्री प्रूफ दे रही है उसके होने का अकाउंट्स में। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द रीजन वाई हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इट कैन बी वेरीफाइड। इसलिए हम अपने एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। मार्केट वैल्यू क्यों कंसिडर नहीं होती? बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट करा था कि मार्केट वैल्यू को नहीं लेते बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है और उसको डिटरमाइन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो with all these 7 parts we have completed our accounting principle and I hope आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे एज एंड व्हेन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तभी। फिलहाल
फिलहाल आप वीडियो को पॉज करें, नोट्स को पढ़ें एंड एंजॉय ऑल दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।